नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर है, मोहाली से आप विधायक कुलवंत सिंह के घर और दफ्तर पर सुबह करीब 8 बजे एक सात प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने दबिश दी है। टीम सुबह से ही उनके दफ्तर और घर का दस्तावेज खंगाल रही है। सूत्रों को मिली जानकारी के अनुसार शराब घोटाले मामले में ये कार्रवाई हो रही है। हालांकि अभी अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि नहीं की है। छापेमारी पर विधायक और उनके स्टाफ ने कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी है। शराब घोटाले में सीबीआई दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं इस संबंध में पंजाब के कई शहरों में भी छापेमारी कर चुकी है। सीबीआई पंजाब के अधिकारियों को इस मामले में तलब कर चुकी है। वहीं ईडी में पंजाब में शराब नीति बनाने वाले अधिकारियों के बिना अनुमति विदेश जाने पर रोक लगा चुकी है। इससे पहले फरीदकोट में पूर्व शियद विधायक और शराब कारोबारी डी मल्होत्रा के ठिकानों पर भी आयकर विभाग का छापेमारी कर चुकी है। दिल्ली सरकार की शराब नीति 17 नवंबर 2021 को लागू हुई थी। पॉलिसी के तहत शराब कारोबारी को निजी हाथों में सौंप दिया गया था। इसी के साथ ही शराब नीति पर विवाद शुरू हो गया था। आरोप है कि दिल्ली सरकार ने शराब की दुकानों को टेंडर देने के बाद शराब लाइसेंसधारियों को अनुचित वित्तीय लाभ पहुंचाने की कोशिश की, जिससे शराब खजाने को भारी नुकसान पहुंचा है। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिवसीय गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। सरदार पटेल की जयंती के मौके पर मंगलवार की सुबह ही वे केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचे, जहां उन्होंने देश के पहले गृह मंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने इस दौरान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बराबर गया, वहां से सरदार पटेल को फूल भी चढ़ाए। इसके बाद पीएम ने एकता नगर में इकट्ठा हुए लोगों को संबोधित भी किया। पीएम ने केवड़िया में से एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मन के अनेक लेकिन माला एक है, तन अनेक हैं लेकिन मन एक है। जैसे 15 अगस्त हमारी स्वतंत्रता के उत्सव का, 26 जनवरी हमारे गणतंत्र के जय घोष का दिवस है, उसी तरह 31 अक्टूबर के ये दिन देश के कोनों कोनों में राष्ट्रीयता के संचार का पर्व बनाया गया है। 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले पर होने वाले आयोजन, 26 जनवरी को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर परेड और 31 अक्टूबर को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सानिध्य में मां नर्मदा के तट पर राष्ट्रीय एकता दिवस का यह मुख्य कार्यक्रम राष्ट्र उत्थान की त्रिशक्ति बन गए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि एकता नगर में आने वालों को सिर्फ भव्य प्रतिमा के ही दर्शन नहीं होते, बल्कि उससे सरदार के जीवन, त्याग और एक भारत के निर्माण के उनके योगदान की झलक भी मिलती है। इस प्रतिमा का निर्माण गाथा भी एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का प्रतिबिंब है। अगली खबर, कुछ जिलों में हिंसा और आगजनी के एक दिन बाद महाराष्ट्र पुलिस ने राज्य भर में अलर्ट मोड पर चली गई है, जबकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना संगठन नेता मनोज जारंगे पाटिल से बात की है, जो मराठा आरक्षण के लिए अनिश्चित काल पर भूख हड़ताल पर हैं। मंगलवार को आरक्षण के 7वें दिन पर प्रवेश कर गया है। कई निर्वाचित नेताओं और राजनेताओं को निशाना बनाए जाने के मद्देनजर राज्य पुलिस ने एहतियात के तौर पर विधायकों, सांसदों, मंत्रियों आदियों के घर और कार्यालयों के कुछ सरकारी विभाग और राजनीतिक दलों के कार्यालयों के बाहर में मुंबई, ठाणे, नागपुर, पुणे और राज्य के अन्य हिस्सों में सुरक्षा बढ़ा दी है। राकपा विधायक संदीप आर क्षीरसागर, राकपा विधायक प्रकाश सोलंके और माजलगांव नगर परिषद में बड़े पैमाने पर पथराव, आगजनी और वाहनों को आग लगाने के बाद हिंसा का केंद्र बीड़ जिला तीसरे दिन भी तनावपूर्ण बना रहा है। बीड़ में शिवसेना नेता के कार्यालय को भी जला दिया गया, जबकि छत्रपति शिवाजीनगर में भाजपा विधायक प्रशांत बम के कार्यालय को आग लगा दी गई। हिंसा पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए बीड़ और उस्मानाबाद कलेक्ट्रेट ने सोमवार देर रात निषेधाज्ञा लागू करते हुए जिलों में अनिश्चित काल के लिए 5 या अधिक व्यक्तियों को इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया है और मंगलवार को बीड़ में इंटरनेट सेवाओं को 24 घंटे के लिए निलंबित कर दिया गया है। हिंसा का सबसे ज्यादा असर बीड़ पर और 100 से ज्यादा बसें, सरकारें और निजी वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं या कि जल गए हैं। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ है। समझा जाता है कि सीएम ने जारंगे पाटिल को सोमवार के सरकार के फैसले, सेवानिवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे के जाति पैनल की प्रारंभिक रिपोर्ट से अवगत कराया है और साथ ही मराठा नेता से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की भी अपील करी है। अगली खबर, आज पूरे देश में काफी धूमधाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर देश भर के आज का दिन राष्ट्रीय एकता दिवस को घोषित कर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें छात्र, युवा, एथलीट सहित सभी बड़ी संख्या में भाग ले रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ लखनऊ में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई। आपको बता दें कि रैली हजरतगंज से सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा से शुरू होकर केरी सिंह बाबू स्टेडियम पर खत्म होगी। इस दौरान कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी सहित कई पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। राजभवन परिसर के मुख्य भवन से सुबह 7 बजे रन फॉर यूनिटी रैली को रवाना किया गया है। यह रैली राजभवन से निकलकर अलग अलग मार्ग से होते हुए राजभवन स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर खत्म होगी। रैली में राजभवन के क्रमिकों, उनके परिवार के सदस्यों, विश्वविद्यालय के शिक्षक, अधिकारी और छात्र छात्राएं प्रतिभाग
कर रहे हैं। अगली खबर, टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल ने मंगलवार को कई सारे भारतीय विपक्ष के नेताओं को अलर्ट जारी किया है। इसमें चेतावनी दी गई है कि उनके आईफोन को स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। मैसेज में कहा गया है कि एप्पल का मानना है कि आपकी एप्पल आईडी से जुड़े हुए आईफोन को स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स के जरिए रिमोटली कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। विपक्षी नेताओं ने खुद इसकी जानकारी दी है। नेताओं के अलावा कुछ पत्रकारों को भी एप्पल के जरिए अलर्ट मैसेज मिलने की बात सामने आई है। जिन नेताओं को एप्पल के जरिए अलर्ट भेजा गया है उसमें टीएमसी सांसद महुआ मित्रा, कांग्रेस वर्किंग कमेटी मेंबर पवन खेड़ा, शिवसेना यूबीटी के नेता और राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, कांग्रेस सांसद शशि थरूर, सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी, आप सांसद राघव चड्ढा शामिल हैं। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी को भी अलर्ट भेजा गया है। अलर्ट मैसेज में चेतावनी देते हुए कहा गया है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स आपका फोन टारगेट कर रहे हैं। अटैकर्स आपकी एप्पल आईडी के जरिए रिमोटली आईफोन का एक्सेस लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये अटैकर्स आपको व्यक्तिगत तौर पर कर रहे हैं। यदि आपके डिवाइस के साथ किसी स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स ने छेड़छाड़ की है तो आपका संवेदनशील डेटा, कम्युनिकेशन और यहां तक कि कैमरा और माइक्रोफोन तक रिमोटली पहुंच पा सकता है। इस चेतावनी को गंभीरता से लीजिए। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि डियर मोदी सरकार, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। टीएमसी सांसद महुआ मित्रा ने कहा कि उन्हें अभी एप्पल की तरफ से चेतावनी मिली है कि सरकार उनके आईफोन और मेल आईडी को हैक करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने सरकार पर निशाना भी साधा। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने बताया कि एप्पल के जरिए अखिलेश यादव को भी चुनौती मिली है। समाजवादी के नेता आईपी सिंह ने बताया कि एप्पल के जरिए समाजवादी मुखिया अखिलेश यादव को भी चेतावनी भरा मैसेज मिला है। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं की निजता का यह हमला गैरकानूनी है। अगली खबर, एशिया और भारत के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी को जान से मारने की तीसरी धमकी मिली है। धमकी देने ने इस बार 400 करोड़ रुपए की मांग की है। इससे पहले 2 बार मुकेश अंबानी को धमकी मिल चुकी है। पहली बार मुकेश अंबानी से 20 करोड़, दूसरी बार 200 करोड़ और इस बार 400 करोड़ की मांग की है। सोमवार को भेजे गए ईमेल में कहा गया है कि अगर पुलिस मुझे खोज नहीं पाई तो वह मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकती। तीसरी धमकी वाला मेल भी उसी एड्रेस से आया है जिसमें 2 धमकी भरे ईमेल आए थे। तीसरी मेल में रकम डबल करते हुए 400 करोड़ रुपए की मांग की गई है। वहीं पुलिस ने दोनों मेल खंगालने में जुटी हुई है और भेजने वाले के लोकेशन का पता लगा रही है। पुलिस ने इंटरपोल के जरिए बेल्जियम की एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कंपनी से भेजे गए धमकी भरे मेल की जानकारी निकालने की मदद करी है। कहा जा रहा है कि आईपी एड्रेस बेल्जियम का है और ये मेल shadabkhan@mailfence.com से भेजी गई है। पुलिस का मानना है कि धमकी देने वाला किसी और देश का भी हो सकता है या गुमराह करने के लिए बेल्जियम के वीपीएन का इस्तेमाल कर रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईमेल में कहा गया है कि यह मैटर नहीं करता कि आपकी सिक्योरिटी कितनी सख्त है, पुलिस मुझे ट्रैक और गिरफ्तार नहीं कर सकती। इस धमकी के बाद मुंबई पुलिस ने अंबानी के साउथ मुंबई आवास सिक्योरिटी बढ़ा दी है। अंबानी के सिक्योरिटी इंचार्ज की ओर से की गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने अनजान शख्स के खिलाफ आईपीसी की धारा सेक्शन 388 और 502 के तहत मामला दर्ज किया है। अगली खबर, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार को एपी राज्य कौशल विकास निगम घोटाले के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री एम चंद्रबाबू नायडू को बिगड़ते स्वास्थ्य के आधार पर 4 सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी है। आदेश सुनाते ही न्यायमूर्ति टी मल्लिकार्जुन राव ने मोतियाबिंद सर्जरी सहित उनके इलाज के लिए 28 नवंबर तक अंतरिम जमानत दे दी है। अंतरिम जमानत कुछ शर्तों पर दी गई है। नायडू को 1 लाख रुपए की जमानत राशि जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। अदालत ने उनसे मामले से जुड़ी किसी भी व्यक्ति को प्रभावित न करने और 29 नवंबर को आत्मसमर्पण करने को भी कहा है। यह आदेश 52 दिनों से बंद 73 वर्षीय नेता के लिए बहुत बड़ी राहत है। उच्च न्यायालय तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख की नियमित जमानत याचिका 10 नवंबर को सुनवाई करेगी। अपराध जांच विभाग ने 9 सितंबर को कौशल विकास घोटाले में नायडू को गिरफ्तार किया था, जो कथित तौर पर उनके मुख्यमंत्री रहते हुए हुआ था। वे फिलहाल राजमुंडी सेंट्रल जेल में बंद हैं। विजयवाड़ा एसीबी कोर्ट ने 9 अक्टूबर को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। टीडीपी सुप्रीमो ने आदेश को उच्च न्यायालय को चुनौती दी है। बाद में उनके वकीलों ने जेल को उनकी बिगड़ती स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हुए अंतरिम जमानत की याचिका दायर की थी। नायडू की ओर से डी श्रीनिवासन ने मामले की पैरवी की। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।